हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत में जब भी पर्वतों की बात की जाती है, जिस पर्वत को सबसे पुराना पर्वत कहा जाता है वो है अरावली पर्वत। आप सबने पढ़ा होगा, भूगोल की कक्षा में रटा दिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने एक मुहिम को देखा होगा कि अरावली बचाओ। अरावली को बचाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्या कंफ्यूजन है, क्या दिक्कतें हैं, इन सब पे आज हम डिस्कशन करेंगे। मेरे पीछे एक आर्टिकल है द हिंदू का जो बात करता है कि हाउ इज द अरावली रेंज टू बी प्रोटेक्टेड। इसका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो, और उसमें कुछ एडिशनल बातें जो जरूरी हैं उन सबको हम आज डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। कोशिश ये कीजिएगा कि अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पर्यावरण का एस्पेक्ट हो या एस्पेक्ट हो भूगोल का, साथ में करंट अफेयर्स भी इसमें जुड़ा रहेगा, तो पूरा देखिएगा, हर चीज क्लियर होती जाएगी। पहली बात, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी दिसंबर 2025 में जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने अरावली की पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा पर निर्णय देते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले इसके क्षेत्रों में नए खनन पट्टों को रोक दिया। परिभाषा को लेकर बहुत कंफ्यूजन था, हम बात करेंगे कि सब डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, और जो सर्वेयर्स थे उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं बताई। उन परिभाषाओं को लेकर बहुत कंफ्यूजन था और इस कारण अरावली को कहां से मापा जाए या कितने पार्ट को हम अरावली कहेंगे, बड़ा कंफ्यूजन था। मैंने आज के इस पीपीटी में जिस चीज को समाहित किया है वो ये कि बहुत सारे पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। कोशिश ये की है कि आपको वो नजरिया उस स्तर पे दिखा सकूं जो सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है और आपको पढ़ना है एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते। तो है क्या कि अरावली बचाओ मुहिम चल रही है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अब है क्या कि जो पारिस्थितिकी संकट है, खनन की बात करें, दशकों से 80 के दशक से खनन हो रहा है, वो लगातार होता जा रहा है, नए खनन पट्टे मिलते जा रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। क्यों रोक लगाई, क्या नहीं लगाई, इन सब पे हम बात करेंगे। ये जो इन्फोग्राफिक है या ये पूरा PDF है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम एड्रेस क्या है, ऑफिशियल विकास, या स्कैन करके जुड़ सकते हैं। दिस इज माय इंस्टाग्राम, इट्स विकास लाइव। आप स्कैन करके जुड़ जाइए, बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सब यहीं पे होगा। मेरे जो टेलीग्राम है यूपीएससी से रिलेटेड, ऑप्शन से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे होंगी। चलिए आ जाते हैं। पहली बात, थोड़ा अरावली के बारे में जानते हैं। ये आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखें तो ये गुजरात से लेके इधर हरियाणा, ये दिल्ली पूरा रिज जो दिख रहा है आपको, ये पूरा 650 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये अरावली का क्षेत्र है। राजस्थान भी इसमें दिख रहा है आपको। यहाँ पे अगर देखें तो अहमदाबाद, उदयपुर, जयपुर, गुड़गांव, दिल्ली, ये सब इसी रिज में दिख रहे हैं। और हम गुड़गांव से जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पीछे ही हमारे अरावली है। और हम सब जब दिल्ली की बात करते हैं तो कहते हैं अरावली हिल्स पे दिल्ली स्थित है, लेकिन उस अरावली पे जब खनन की बात आती है तो हर व्यक्ति शांत हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमको परिभाषित करना होगा, निर्णय देना होगा। तो अरावली क्या है, अगर आप देखें तो लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी भारत की सबसे प्राचीनतम जिसे कहते हैं पर्वत श्रृंखला है। दिल्ली से गुजरात तक 650 किलोमीटर दूर में फैली हुई है। यहाँ पे खनिज समुदाय क्या देख सकते हैं, बलुआ पत्थर, संगमरमर, तांबा, जस्ता, सोना, ये सब यहाँ पे पाया जाता है। इसका मतलब ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, और जब हम खनन की, मेटल्स की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे व्यापारगत दृष्टि से देखा जाए तो भी महत्वपूर्ण है। उसके बावजूद लोग मौन हैं। चलिए क्या पह रही है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली बात तो क्या करता है, ये मरुस्थलीकरण पे रोक लगाता है। कैसे लगाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थार का मरुस्थल है। करता क्या है कि थार मरुस्थल की पूर्व की जो प्रसार होता है उसको रोक रही है, जिससे जो सिंधु और गंगा जो मैदान है उसकी ये रक्षा करता है एक प्रकार से प्रहरी के रूप में, ताकि मरुस्थलीकरण ज्यादा ना हो। जब मैं मरुस्थलीकरण की बात कर रहा हूं तो आपको 1992 का वो जो जिसे कहते हैं ना 72 में, 92 में और 2012 में बड़ी बैठकें हुई। कमेंट बॉक्स में जरा नाम बताना, उसमें एक स्पेसिफिक बैठक हुई जो डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करती थी। उसका नाम क्या है उसको जरूर बताते जाना, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं कॉन्वेंशन था, ठीक है। इसके अलावा क्या काम करता है, जलवायु स्थिरीकरण, जलवायु को स्थिर करने और जैव विविधता को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। एंड जल संसाधनों की बात की जाए तो चंबल, साबरमती, ठीक है, लूनी जैसी महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है। और जो भूजल पुनर्भरण की बात होती है, जो ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करने की बात होती है, उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। अगर इसको अच्छे से टैकल कर लिया गया तो इन क्षेत्रों में, अगर जो आप पीछे आप मैप पे देख सकते हैं, ये जो सारे क्षेत्र है जहां पे भूजल की बड़ी दिक्कत है, भूगर्भ जल की बड़ी प्रॉब्लम है, शायद उसको भी सॉल्व किया जा सके, ठीक है। चलिए बात करें संकट क्या, मूल क्या है। 4 दशकों से लगातार खनन होता आया है, 4 दशकों से। 1980 के दशक से देख लिया जाए तो आज तक जो दशक चल रहा है ये खनन होता जा रहा है ना।
इससे हुआ क्या है कि वायु गुणवत्ता में यहां पे भारी गिरावट हुई है। भूजल पुनर्भरण में चिंताजनक कमी, थोड़ी देर पहले मैंने इसकी बात की थी, जो ग्राउंड वाटर है उसमें काफी कमी आई है। अवैध खनन की तो बात यह है कि अगर आपने एक मूवी देखी हो गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो दरअसल उसमें जिस खनन को इनिशिएट किया गया था, जहां शुरुआत में कुछ आपने विजुअल्स देखे होंगे, बाद में वो उन्होंने चेंज कर दिया था, उसमें शायद सुना था कि विक्की कौशल जेल भी गए थे, मैं उसी की बात कर रहा हूं। वो भी इसी क्षेत्र के चीजों को दिखाया गया था। न सिर्फ यहाँ पे खनन की बात कर लूं, अभी जब मैं आपको मैप दिखा रहा था, तो जब मैं आपको उदयपुर की बात कर रहा था, मैं आगे दिल्ली की बात कर रहा था, तो उसके बीच का जो क्षेत्र है, मतलब अगर आप पिछले 15-20 वर्षों 30 वर्षों की बात करें तो हद दर्जे का खनन वहां पे देखा गया है, तो वो है। और पारिस्थितिक तंत्र को जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है। किसी भी आप नेचुरल बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे, पारिस्थितिकी पर उसका असर जरूर पड़ेगा वहां पे, ठीक है। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हस्तक्षेप किए, क्या इस पे मैंने एक वीडियो भी किया था, ग्रीन वॉल वाली जो थी, अभी मैं उसको कवर करूंगा इसमें भी, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देख सकते हैं। तो हुआ क्या कि थोड़ा सा कठोर नियम बनाने का प्रयास किया गया। 1990 के दशक में पर्यावरण मंत्रालय ने खनन को केवल स्वीकृत परियोजनाओं तक सीमित करने के लिए नियम बनाए, ठीक है, लेकिन इसका खुलेआम उल्लंघन किया गया। कौन मानता है, नहीं मान रहे, जो उल्लंघन करने वाले कर ही रहे, जेल चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे पैसा देके। 2009 में क्या हुआ, बढ़ते विनाश को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात जिलों में खनन पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। गुरुग्राम, जहां से वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है, पास में लगा दिया गया। मई 2024 का आदेश क्या था, संकट की गंभीरता को पहचानते हुए न्यायालय ने पूरी श्रृंखला में नए खनन पट्टों और उनके नवीनीकरण पे पूरी तरीके से रोक लगा दी, पूर्णतः रोक लगा दिया। अब दिक्कत क्या है कि इसी आदेश पे पुनः बात की गई कि यह परिभाषित रूप से हम अरावली कहेंगे और यहां पे आप नहीं कर सकते खनन, है ना। बात की जाए तो इसके अलावा एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर चिंतित था, जिस बात को लेकर एक बड़े वर्गों को चिंतित होना चाहिए था। यूं तो मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे तमाम वीडियोस को देखा, रील्स को देखा, पर कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है इसको लेकर थोड़ा सा शांत है, इस पे बात उठाई जानी चाहिए, ठीक है। ये हम सबकी साझी विरासत है। एक और चीज क्या है कि मार्च 2024 में जो सीईसी है, सीईसी यानी कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने एक वैज्ञानिक और समग्र समाधान प्रस्ताव प्रस्तावित किया क्या कि पहले इसका वैज्ञानिक मानचित्रण किया जाए, सभी राज्यों में अरावली श्रृंखला का पूर्ण वैज्ञानिक मानचित्रण हो। कंफ्यूजन यहीं पे आया था। जो पर्यावरणीय प्रभाव है, जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है, उसका आकलन हो, मूल्यांकन हो। संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ा प्रतिबंध लगाया जाए, जो भी ऐसे क्षेत्र जहां पे जो भूगर्भ जल है उसमें बता डिटोरेशन हो रहा है, जहां पे पर्यावरण में अद्भुत असर पड़ रहा है, उन सब जगहों पे आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। और क्या है कि एक मोरेटोरियम जारी किया गया कि उचित मानचित्रण और प्रभाव मूल्यांकन पूरा होने तक कोई नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा या किसी पुराने पट्टे का नवीनीकरण नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा था, ठीक है। अब बड़ी चुनौती क्या है कि परिभाषित कौन करे अरावली को, क्या परिभाषा हो। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इसकी परिभाषा को लेके भी बहुत ज्यादा विवाद रहा, ठीक है। अब इधर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में कि कौन परिभाषित करे, अभी हम आएंगे परिभाषा पे। दिक्कत क्या है कि विभिन्न राज्य अरावली संरचनाओं की पहचान के लिए अलग अलग मानदंडों का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब सब राज्य अपने हिसाब से, सेंट्रलाइज कोई सिस्टम आया नहीं। वन सर्वेक्षण विभाग यानी कि एफएसआई जैसे विशेषज्ञ समूहों में भी अरावली पहाड़ियों और श्रृंखला की सटीक परिभाषा को लेकर कंफ्यूजन था पूरी तरीके से। दे आर नॉट श्योर कि यही परिभाषा होनी चाहिए। इस अस्पष्टता के कारण नियमों का उल्लंघन करना और खनन गतिविधियों को कानूनी चुनौती देना मुश्किल हो गया था। और दिक्कत यह है कि उनके लिए भी फायदा था, कह रहे थे कि भाई हम जो खोद रहे हैं तो अरावली है नहीं, परिभाषित कर दो अरावली को, तो वहां पे भी दिक्कत आ रही थी। अब यहां पे हुआ क्या कि देखिए, वन संरक्षण विभाग एफएसआई ने 2010 में एक परिभाषा दी थी कि अगर ढलान 3 डिग्री से ज्यादा है, तलहटी का जो बफर है वो 100 मीटर के पास है और घाटी की चौड़ाई अगर 500 मीटर तक है, तो इन सभी से घिरा क्षेत्र को हम अरावली कहेंगे। ये उन्होंने परिभाषित किया। लेकिन हुआ क्या कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक समिति को गठित किया और अंतिम परिभाषा पर निर्णय लिया, ठीक है। जो बहस हुई उस पर आएंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि केवल 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां ही अरावली श्रृंखला में शामिल होंगी, 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां शामिल नहीं होंगी। इसका मतलब ढलान वगैरह वाले एंगल को उन्होंने साइड कर दिया, ठीक है। न्यायालय में बहस क्या हुई, अब जो अमेकस क्यूरी है उन्होंने अपनी बात क्या रखी कि यह परिभाषा बहुत संकीर्ण है और 100 मीटर से नीचे की सभी पहाड़ियों को खनन के लिए खोल सकती है, यह बात कही गई। अब इसके प्रतिवाद में क्या कहा गया कि एफएसआई की जटिल परिभाषा वास्तव में बड़े क्षेत्रों को बाहर कर देती है। 100 मीटर का मानदंड कहीं अधिक समावेशी है। जो सॉलिसिटर जनरल है, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने इस बात कही। कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ही टेक्निकल परिभाषा है। इस टेक्निकल परिभाषा के रेंज में हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ना आए।
100 मीटर की बात करने से इनको ये माना है कि 100 मीटर से ऊपर पारिस्थितिकी पे, मतलब अब इस परिभाषा पे भी डिबेट हो सकती है कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं, 99 वाली, 95 वाली, 98 वाली, 89 वाली, 85 वाली, उसका क्या होगा। परिभाषाओं को थोड़ा और क्लियर करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो कंफ्यूजन है उसको दूर करती हुई कि भाई जो 100 मीटर की परिभाषा दे दी गई है, कम से कम उसको ही सामने रख के आप खनन को रोकिए, अरावली को बचाइए। सभी राज्यों को निर्देश दिया गया, इस पे बात हुई, ठीक है। पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगा, सर्वोच्च न्यायालय ने दृष्टिकोण क्या अपनाया। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि खनन पर पूर्ण प्रतिबंध अक्सर अधिक गंभीर समस्याओं को जन्म देता है, जैसे अवैध खनन का जो सिंडिकेट है वो शुरू हो जाएगा, जो रेत माफिया हैं जो हिंसा करने लगते हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी, और नकारात्मक उत्खनन में वृद्धि हो जाएगी। मतलब जो चीज सही रास्ते से चल सकती थी उसके लिए एक अलग सिंडिकेट शुरू हो जाएगा और बैकडोर से चीजें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, न्यायालय का समाधान क्या है कि संतुलित दृष्टिकोण, मौजूदा कानूनी खनन उचित नियमन के तहत जारी रहेगा। नया खनन एक वैज्ञानिक रूप से संचालित योजना तैयार होने तक पूरी तरीके से रोका जाएगा, और स्थायी रूप से संवेदनशील क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं भूगर्भ जल को लेके, पारिस्थितिकी को लेके, उनको पूरी तरीके से इससे बाहर रखा जाएगा, उनकी बात इसमें नहीं की जाएगी। इस बात को यहां पे कहीं ने किया था। भविष्य की रूपरेखा की बात क्या की उन्होंने, सतत खनन प्रबंधन योजना की बात की, ठीक है। क्या है कि पूर्ण निषिद्ध क्षेत्रों का सीमांकन जहां पे नहीं होना है, संवेदनशील आवासों और वन्यजीव गलियारों का भी मानचित्रण कीजिए, पारिस्थितिकी वहन क्षमता का निर्धारण की कोई भी क्षेत्र जो है वहां पे मिनिमम पारिस्थितिकी क्या होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती, और अगर बढ़ाया जा सके तो बढ़ाया जाए उसको। बहाली और पुनर्वास उपायों का विस्तृत विवरण कि कितने बहाली कितने पुनर्वास पे आपने काम किया, सरकारों से इसका कच्चा चिट्ठा लिया जाए। संचयी पारिस्थितिकी प्रभावों का मूल्यांकन कि आप जो बदलाव ला रहे हैं विभिन्न योजनाओं के तहत, एक बड़ी योजना है उसकी मैं बात भी करूंगा, उसके तहत क्या बदलाव आए हैं, और सीमित और अत्यधिक विनियमित खनन वाले क्षेत्रों की पहचान कि कहां पे कम होता है, कहां पे एवरेज होता है, कहां पे बहुत ज्यादा होता है, उस आधार पर हम थोड़ा सा एक मध्य मार्ग हो सके। इस एमपीएसएम यानी कि खनन प्रबंधन योजना के तहत इस बात पे कहीं ना कहीं न्यायालय ने बहुत ज्यादा जोर दिया, ठीक है। चलिए, ये जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, इस पे मैंने एक वीडियो किया हुआ था। ये क्या है, जून 2025 में केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। उद्देश्य क्या था, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 29 जिलों में अरावली के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरित आवरण का विस्तार। आप देख सकते हो इस प्रकार से एक हरित आवरण का विस्तार कि इसके बाहर, इसके अंदर सिर्फ ग्रीनरी हो, ग्रीनरी की कहीं से कमी न हो, ठीक है। लक्ष्य यह पहल 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर क्षरित भूमि को बहाल करने के लिए, क्षरित भूमि जिसका क्षरण हो चुका है, डिटोरेट हो चुकी है, बहाल करने के लिए भारत बड़े लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रतिबद्धता क्या है, यह भारत की संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, यूएनसीसीडी के प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू क्लाइमेट डिजर्टिफिकेशन 1992 की बात हो रही है, उसी को दर्शाती है। 2030 तक भारत 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाली का लक्ष्य भारत ने रखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयास शुरू हो चुके हैं, खनन पे भी रोक की बात कहीं ना कहीं हो गई है। अब यूपीएससी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या है, एक बहुत बहुआयामी केस स्टडी है। पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करें तो मरुस्थलीकरण पे आप देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को देखिए, जलवायु परिवर्तन और शमन पे क्या कर सकते हैं, ये आपको एंगल्स बता रहा हूं जहां पे आपको और सोचना होगा। खनन जैसी आर्थिक गतिविधियां और सतत विकास के बीच में जो एक बहस होती है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं, उस एंगल पे ये प्रश्न हो सकता है। सीईसी और अमिकस क्यूरी और इन सबके जो डिबेट थी, जो मैंने भी बात की कि 100 मीटर की परिभाषा कितनी जायज कितनी नहीं, इस पे बात हो सकती है। और राज्यों द्वारा विभिन्न मानदंडों का उपयोग और केंद्र राज्य समन्वय की आवश्यकता कितनी जरूरी है, ये कुछ एंगल हैं जिन पहलुओं को जोड़ के आप मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। अंततः क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दर्शाता है कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अरावली का संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है ना। और यह निर्णय जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के प्रति, विभिन्न जो यूनाइटेड नेशन की स्कीम चलती हैं एनवायरनमेंट को लेकर, उनके प्रति कहीं ना कहीं हमारी गंभीरता को भी क्या करता है, दर्शाता है, हमारी गंभीरता को भी दर्शाता है, ठीक। चलिए, एक बार इसको सरसरी निगाह से मैंने इसमें जोड़ दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। मैं पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, अगर आपको एक पेज में चाहिए इसका समरी तो मैंने इसमें जोड़ दिया है, ठीक है। बताता चलूं कि आज लास्ट डे है फाइनल माइल सेल का, और स्टडी आईक्यू के सभी कोर्स हमारी उस भावना को प्रतिबिंबित करते हैं जहां पे हम ये चाहते हैं कि हर वो स्टूडेंट जो हमारे यूट्यूब को देखता है और आईएएस बनने का ख्वाब रखता है, उसका ख्वाब पूरा हो। चूंकि सेल का अंतिम दिन है तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा हमारी सेल के द्वारा। विकास लाइव कोड जो आप फ्लैश कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका प्रयोग करके विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस। व्हाट ऑल यू नीड टू डू, आप नीचे लिंक के द्वारा हमारे वेबसाइट पे, हमारे ऐप पे जाके
स्टडी IQ के 2027-28 के बैचेस को जोड़ सकते हैं, SIP बैचेस को जोड़ सकते हैं और इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर में भी आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा। बिहारी से जो नया बैच है शुरू हो रहा है, 1 हफ्ते 10 दिन उसमें एडमिशन चलेगा, फिर एडमिशन क्लोज हो जाएगा। इस सेल में चूंकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा तो इस कोड का प्रयोग कीजिए ताकि डिस्काउंट आपको मैक्सिमम मिल सके। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए, बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये जो समराइज PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और मैं पुराने PDF भी अपलोड कर दूंगा। आप लोग की बहुत शिकायतें आती हैं, मेरी भी व्यस्तताएं हैं, मैं जरूर उसको बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।